देखिए, पहले इसको देखिए शांति से। आपको सिखाया मगर फिर भी शांति से देखिए। ये ऊपर दिखाया गया है मसल्स। मसल्स कौन सा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैंने शेयर तो किया आपको। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। स्क्रीन शेयर देख रहा है ना? जी सर जी। हाँ तो आप फिर से रिज्वाइंट हो जाइए। आगे सर आगे। आगे तो ये आपने, ये स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल में क्या है? एपीमाइजिम, एपिमाइजिया और इंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम। ये क्या है तीनों? एक फैसिया बोलते हैं उसको, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। अब इनमें से ये आगे हमने सिखाया है, ये मसल फाइबर। मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल। अब हम मसल फाइबर में देखेंगे ये लाइनिंग क्या है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिखाई है। फिर भी एक बार हम देखते हैं। देखो, हाँ यहाँ देखिए, अब वही मसल है। ये मसल कट करके ये अंदर से मसल फाइबर आई है। ये आगे हम देखते हैं। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये मसल फाइबर आई है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं उसके लिए। हाँ ये देखो, ये पूरी तरह से मसल फाइबर आ गई आपकी बाहर, यानी कि मसल सेल आ गया। अब ये जो मायोफाइब्रिल है उसमें ध्यान दीजिएगा, मसल का ऊपर लिखा है देखो, मसल सेल और मसल फाइबर। मसल्स का सेल सिलेंड्रिकल लंबा होता है। अब उसमें सार्कोलीमा या सार्कोमेयर आप बोल सकते हैं। अब उसमें भी मायोफाइब्रिल है, यानी क्या है? फाइबर्स है जो प्रोटीन है। ध्यान दो, प्रोटीन है सार्कोमेयर, और ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन से क्या बने हैं? यहाँ दिख रहा है आपको ये रेड डार्क वाला, ये नीचे दिखा है रेड में, बीच में एक लाइन दिखाई हुई है। अब ये है ए बैंड और ये है आई बैंड। ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये है जेड लाइन, और ये जो व्हाइट दिखाई है ये एच जोन है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये फाइबर में हम, हाँ? ये ध्यान दीजिएगा, ये फाइबर में है। अगर ये नहीं समझ सके तो आप फंक्शन नहीं समझोगे। अभी देखो वो जो है वो फाइबर अभी खोल के और अंदर घुसे। मैंने क्या कहा? फाइबर के हम अंदर घुसे, तो फाइबर के अंदर जो फिलामेंट्स है देखो, ये है एक्टिंग फिलामेंट्स, ये भी प्रोटीन है। और ये है रेड वाले, क्या है? मैसिन फिलामेंट। अच्छा ये जेड लाइन है, ये ब्लू वाली यहाँ पे और यहाँ पर, और जेड लाइन को अटैच क्या है? एक्टिंग फिलामेंट, उसको क्या बोलते हैं? आई बैंड। ठीक है, और ये है ए बैंड जो रेड वाली लाइन है। अब ये यहाँ से यहाँ एच जोन दिखाया हुआ है, एच जोन ये। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इनको क्या होते हैं? देखो, एक हैंड्स आए हुए होते हैं जो रेड वाली लाइन है, यानी कि रेड वाली लाइन क्या है?
ये ध्यान दीजिए, ये रेड वाली लाइन क्या है, तो मायोसिन फिलामेंट है। ये क्या है, ब्लू वाली एक्टिन फिलामेंट है। अच्छा, ये यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो इन्होंने कर्व किया हुआ है, ब्रैकेट किया हुआ है, ये क्या है, आई बैंड। और ये क्या है, ए बैंड। अच्छा, ये बैंड में ध्यान देना, ए बैंड में फिलामेंट्स भी आते हैं। कौन से, एक्टिंग फिलामेंट्स, और मायोसिन फिलामेंट्स भी आते हैं। मगर आई बैंड में केवल क्या आता है, ये फिलामेंट्स आते हैं, एक्टिंग फिलामेंट्स। ध्यान दीजिए, इस पे एक बाहर ऐसे हैंड की तरह बाहर आया हुआ, उसको हैंड से, उससे ये पकड़ता है। पर अब कब पकड़ेगा, मेरा बोर्ड मेमोरी फुल है, अब इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ, वो मैं करूंगा, उसमें तो मैं बताऊंगा। ध्यान दो, तो साइनाई पाएगा, यानी कि मैसेज जो हमारा साइन अप क्लिप्ड है। इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा दिखा दो इसमें। अरे बाप रे, दिख नहीं रहा है, फोटो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है आपको, कैमरा से ओझल हो रहा है। ठीक है, चलो वो बाद में दिखाएंगे। अब ये देखिए, जब तक यहाँ पर देखो, जैसे ही जो नॉब है, किसका नॉब है, एक्सॉन का, एक्सॉन का नॉब है, तो वहां से क्या आएगा, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन रिलीज करेगा, कौन रिलीज करेगा, एक्सॉन, और इंपल्सेस आएंगे। मगर वो कब, या अभी थोड़ा समझने का विषय है, एसिटाइल कोलाइन ऐसे रिलीज नहीं होगा। एसिटाइल कोलाइन रिलीज होने के लिए उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होगा, तो उस मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो यहाँ जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ध्यान दीजिएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलाइन आने के लिए, एसिटाइल कोलाइन आने के लिए किसकी आवश्यकता है, एसिटाइल कोलाइन आने के लिए किसी की आवश्यकता है, तो कैल्शियम की आवश्यकता है। जब तक वहां पर भी चैनल है, किसको चैनल है, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो एक्सॉन का जो एक्सॉन है, और एक्सॉन का ये समझो, ये ऐसा इतना अंगूठे के बराबर क्या है ये, और इसके नीचे क्लिप है, वो जगह है, फिर मसल चालू हो जाता है नीचे। तो वहां पर वो, ध्यान दीजिए मेरे को, उस साइनअप, वो जो बटन है एक्सॉन का प्रोसेस है, एक्सॉन खुद सेल का प्रोसेस है, पर उसका भी जो आखिरी बटन होता है, या उसका एक शेप होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साथ में क्या होता है, तो एक वेसिकल्स होते हैं। उस वेसिकल्स में ये सारे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वहां ऑलरेडी होते हैं। मगर जब वहां पे भी अंदर जाने के लिए चैनल है, उस चैनल से कैल्शियम जाएगा,
किधर जाएगा? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम है वो कैल्शियम उस साइनअप में जाएगा। साइनअप में आई मीन्स उस साइनअप वेसिकल जहां पर है, साइनिकल, और उस वेसिकल को धक्का देगा। जब तक कैल्शियम अंदर नहीं घुसता, किसके? जो मस्कुलर एक्सॉन जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां पर जो एक्सॉन का बट्स आया हुआ है जहां पर वो होते हैं, वहां से जैसी उसके अंदर कैल्शियम जाएगा, यानी कि एक्सॉन के एंड पार्ट में कैल्शियम जाएगा। जैसे ही वहां कैल्शियम जाएगा, एसिटिल कोलाइन एक्सॉन से रिलीज होके साइनैप में आएगा। वहां पर निकोटिनिक, क्या नाम है? निकोटिनिक रिसेप्टर है। किसमें? उस क्लिप में, जो साइनेटिक क्लेफ्ट है उसमें। और वो कहां पर है? तो मसल्स के ऊपर है। वो वैसे ही किसे पकड़ेगा? उस एसिटिल कोलाइन को पकड़ लेगा। मगर एसिटिल कोलाइन जैसे उसमें जाम हो जाएगा, मगर वहां वो स्लिप्ट हो गए, एसिटिल कोलाइन के दो पार्ट हो जाएंगे। वहां पर भी एक दूसरा एंजाइम होता है, अब उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, एसिटाइल कोलाइन को ब्रेक डाउन करेगा उस साइनैप क्लिप्ट में, उस रिसेप्टर के पास। अब वो रिसेप्टर जिसने एसिटिल कोलाइन को रिसीव किया है, यानी कि नाइकोटिक रिसेप्टर है उस पर, उसने उसको रिसीव किया। किसको रिसीव किया? एसिटिल कोलाइन को। अब कोलाइन अलग होगा और एसिटाइल अलग होगा। अच्छा, कोलाइन रिटर्न जाएगा, रीऑब्जॉर्ब होगा एक्सॉन में, एक्सॉन के एंड में, एक्सॉन एंड प्लेट में वो रीऑब्जॉर्ब होगा, रिटर्न जाएगा। क्योंकि एक्सॉन एसिटाइल बहुत सारा बनाता है पर कोलाइन कम रहती है, कोलाइन की मात्रा वहां कम होती है, तो कोलाइन फिर से जाएगा और कोलाइन फिर से बाउंड होके एसिटिल कोलाइन बनेगा। मगर यहाँ आया था मसल्स में। अब मसल्स में जो रिसीव किया था एसिटाइल कोलाइन, ध्यान देना, जो रिसीव किया था वो अभी खाली एसिटाइल रह गया, कोलाइन नहीं है। अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोलाइन नहीं है, एसिटाइल है, ये याद रखिएगा डीपली। नाइकोटिक जो उसका नाइकोटिक जो उसका रिसीवर है, वो एसिटाइल को इंपल्स, एसिटाइल इंपल्सेस जाएगी किसको? मसल्स को। उसी दौरान सार्कोमेयर में जो, ध्यान दो, सार्कोमेयर में जो बंडल में है, देखो उधर एल होता है, क्या होता है? एल ट्यूब, वहां दो ट्यूब है, एक एल ट्यूब है। एल ट्यूब कैल्शियम रिलीज करेगा, जो रेटिकुलर पार्ट है सार्कोमेयर का, वहां से कैल्शियम रिलीज होगा। और उस समय ये जो दोनों, ये जो ये है, ये समझो, ये जो ब्लू लाइन है ये जेड ब्रांड है, ये क्या है? जेड लाइन है दोनों। अब ये दोनों जेड लाइन आपस में नजदीक आएंगे और एक के ऊपर एक रिलैप होंगे, एक के ऊपर एक। तो उस कंडीशन में आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि ये खुले थे ना बाहर, अभी अंदर एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए, दिख रहे आपको? ये मायोसिन,
ये ब्लैक लाइन जो है ये जेड लाइन है। अच्छा ये मायोसिन रेड वाली थी। अच्छा ये बैंड में आ गया आई बैंड। पहला आई बैंड बाहर था, थोड़ा सा था अंदर, पर आई बैंड अभी एक के ऊपर लैप होके अंदर आ गया। तो इस कंडीशन को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस दौरान कैल्शियम का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कैल्शियम आपके साइनेटिक जो भी एक्सॉन है, एक्सॉन के एंड प्लेट में, एक्सॉन का एंड बटन जैसा होता है, अगर उसमें नहीं जाएगा तो वहां से एसिटिल कोलाइन रिलीज नहीं होगा। मगर रिटर्न क्या जाएगा आपका, कोलाइन रिटर्न जाएगा, रीऑब्जॉर्ब होगा। और अच्छा एक वेसिकल में, ध्यान दो, एक वेसिकल में 10,000 एसिटाइल कोलाइन क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं एक वेसिकल में? ऐसे कितने वेसिकल एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ध्यान दो मेरा, कितने रिलीज होते हैं? एक वेसिकल में 10,000 एसिटाइल कोलाइन क्या होता है, मोलिक्यूल होते हैं। मगर जब एक बार रिलीज होता है तो कितने वेसिकल रिलीज होते हैं? 300 वेसिकल्स। तो 10,000 इंटू 300 कीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स एक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मसल फाइबर्स को, वहां पर क्या आते हैं, इतने रिलीज होते हैं और उतने ही बनाए जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स में एसिटिल कोलाइंस। ठीक है, और कोलाइन रिटर्न जाता है, इतना याद रखना। एसिटाइल यूज होता है, कोलाइन रीऑब्जॉर्ब होता है, ये याद रखना। और निकोटीन जो रिसीवर है वो उसका काम तब है जब तक उस एक्सॉन में कौन नहीं घुसता, कैल्शियम नहीं घुसता। जैसे ही कैल्शियम घुसेगा एसिटिल कोलाइन को वो उसमें से बाहर निकाल के साइनेप क्लिप में रिलीज होगा। मगर वहीं पे रिटर्न रीऑब्जॉर्ब होगा कोलाइन और एसिटाइल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं आपको बताता हूं, अब हम न्यूरोथेरेपी के प्रति आगे बढ़ेंगे। क्या अगर कैल्शियम उधर रिलीज नहीं हुआ या साइनेप में, जो साइनेप वेसिकल है, तो उस साइनेप में, एक्सॉन के साइनेप में अगर कैल्शियम नहीं गया, ध्यान दो, तो मसल का फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे पास तो केवल एसिटाइल कोलाइन के लिए, बात सुनो, बात सुनो, मैं बहुत एडवांस दे रहा हूं आपको, सब सुन रहे हैं? हेलो, यस सर, हाँ जी हाँ जी सर। सर। यस सर, यस सर, यस सर। मैं आपको इतना एडवांस दे रहा हूं कि गुरुजी ने भी इतना एडवांस आपको नहीं दिया था। क्या कहा मैंने? गुरुजी ने भी, डॉक्टर लाजपत राय मेरा परम पूजनीय डॉक्टर लाजपत राय मेरा, हमारे जो गुरुजी है, द फाउंडर ऑफ दिस थेरेपी, उन्होंने भी इतना एडवांस आपको नहीं दिया, मैं आज देने जा रहा हूं। उन्होंने एसिटाइल कोलाइन के लिए 15 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट्स कहा था। पहला 15 मेडुला एक ही ट्रीटमेंट था, अब 2 बार देने 15 सेकंड के बाद दूसरा देना कहा था गुरुजी ने, इसलिए कि रिसेप्टर के लिए। बात सुनिए, रिसेप्टर यहाँ पर क्या है, नाइकोटिक। रिसेप्टर को क्या है, तो नाइकोटिक नाम का रिसेप्टर है जो पोस्ट साइनेप में प्रेजेंट है। मगर एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें से कोलाइन तो रिटर्न जाएगा, एसिटाइल यूज होगा। मगर जब तक कैल्शियम एक्सॉन के साइनअप में नहीं चला जाता, एसिटिल कोलाइन रिलीज नहीं होता। तो आप जिन पेशेंट को कैल्शियम डेफिशिएंसी है,
ध्यान दीजिए, हम खाली 15 मेडुला देके चलेगा क्या? तो याद रखिए 125 डाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल पहली ट्रीटमेंट देना है, फिर 15 मेडुला देना है। यू गॉट इट? मैं क्या बोला आपको मालूम पड़ा? हेलो, जवाब जी दो, सर। यस सर, यस सर। समझ में आपको? तो जी क्योंकि मैंने एक्सक्यूज मी माइस्थेनिया सर, ग्रेविस को ठीक किया हुआ है, समझ में आया? एज ऑफ 80 में। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर ये 15 मेडुला बाद में एक बार देना है 2 बार? देखो गुरुजी ने कहा 2 बार देना है तो 2 बार देना है, ओके सर, मगर 125 डीसीसी के बाद। हाँ, मगर 125 ओके डीसीसी देना जरूरी है। ओके सर, आपको जो 100 पेशेंट 100 आप 100 बार दोगे एसिडिल कोलाइन, बात सुनो, मेरा कहने का मतलब है 100 ट्रीटमेंट दोगे, उससे अच्छा है कि पहले कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए गैसाई देना, गैसाई देना जरूरी है। उसके पश्चात ध्यान दीजिए, गैसाई बहुत जरूरी है, गैसाई कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद आपको देना है। अच्छा, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए 4 गैसाई 3 वाला। मैं आपको बहुत तोड़ के दे रहा हूं, न्यूरोथेरेपी पूरा डेप्थ पढ़िए, नहीं होगा ये ट्रीटमेंट, क्या कहा? नहीं होगा। और जो मैं अभी आपको दे रहा हूं ये नहीं है, किसी भी किताब में न्यूरोथेरेपी में नहीं है, ठीक है? तो फिर 3 गॉल 7 लीवर और 125 डाइड्रोक्सी देना है। अच्छा, इसके बाद में आपका एसिटिल कोलाइन का जो 15 मेडुला दो, जो आप 100 विजिट या 100 बार ट्रीटमेंट देने के बाद जो रिजल्ट आता है, आपको 10 ट्रीटमेंट में रिजल्ट आएगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि कैल्शियम जब तक आप रिलीज नहीं करोगे अच्छा, कैल्शियम सार्कोमेयर करेगा, समझ में आया? तो आप उनके लिए इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट देते हो, 2 बार मेडुला देने से, 15 मेडुला देने से पहले और 15 मेडुला देने के बाद भी आप 4 प्यारा दो, फिर पूरा डाइड्रोक्सी मत दो। पहली डाइड्रोक्सी इसलिए दिया ताकि किडनी, लीवर, इन सबको स्टिमुलेट कहा कि हमें वो कैल्शियम चाहिए जो एसिटिल कोलाइन को रिलीज करेगा एक्सॉन साइनैप से, समझ में आया? जो साइनैप क्लिप्ट में आएगा, तो जब तक कैल्शियम एक्सॉन साइनैप में नहीं जाएगा तो साइनैप के जो वेसिकल है वो बाहर नहीं आएंगे, कैल्शियम गए बगैर वो बाहर नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें पहले कैल्शियम की व्यवस्था करनी जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है? ये एडवांस न्यूरोथेरेपी है। देखो, गुरुजी ने कई जगह लिखा है कि 15 मेडुला देने से काम चलेगा, 15 मेडुला देने से काम चलेगा, पर कई बार आपने 100 बार ट्रीटमेंट दिया भैया, काम नहीं हो रहा है, बैटरी लो हो रही है, क्या बात है? यस सर। एक मिनट, हाँ अभी नहीं होगी, अभी आ गई, हाँ आ गए, चलो, तो लूज रह गया था। खैर, तो 15 मेडुला आप दे रहे हो पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर, साइनअप के अंदर भी आपको कैल्शियम को भेजना है। अगर वो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो साइनैप से एसिटिल कोलाइन रिलीज नहीं होगा। हम 15 मेडुला देके क्या फायदा, वो रिलीज ही नहीं करेगा। समझ में आया आपको? जैसे ही वहां पे कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम साइनैप में घुसेगा, तो साइनैप में जो साइनैप वेसिकल है, कौन से, जो एसिटाइल कोलाइन से भरे हुए हैं, एक साइनैप वेसिकल में 10,000 एसिटाइल कोलाइन के क्या है,
मॉलिक्यूल्स है, और जैसे कैल्शियम साइनैप में जाएगा ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होके वहां से कहाँ आएंगे, साइनैप क्लिप्ट में आएंगे, मगर उसको निकोटीन रिसेप्टर रिसीव करेगा और फिर दोबारा उसका प्रोसेस वहां होगा, स्लिप्ट होगा, उसके लिए एक एंजाइम्स आएगा। मेरे पास अभी एंजाइम्स का नाम याद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। एक एंजाइम्स आएगा तो मैं डाल दूंगा, वो एंजाइम उसको स्लिप्ट करेगा। स्लिप्ट का मतलब है दो भाग में डिवाइड करेगा, एक एसिटाइल होगा, एक कोलाइन होगा। कोलाइन एक्सॉन साइनैप रिवर्स यानी कि रीअब्सॉर्ब करेगी, और जो निकोटीन है रिसेप्टर जो है वो एसिटाइल को रिसीव करेगा, और वहां से इंपल्सेस मसल्स को जैसी ही जाएगी, मसल्स में उसी समय सार्कोमेयर कैल्शियम रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसमें रेटिकुलम सिस्टम है, एल ट्यूब है, वो कैल्शियम रिलीज करेगा। जैसे कैल्शियम आएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर 2 बार कैल्शियम का काम है। एक मिनट। हाँ, नमस्कार। तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? नहीं ये सर, चित्र दिख रहा है? नहीं सर। ये चित्र दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी। चलो मेरे हाथ नहीं, दिख रही है। नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा। है सर। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। अरे किताब को क्यों नहीं दिखा रहा है ये? कैमरा किसको दिखा रहा है? मेरे को तो दिखा रहा है, मेरे सामने मैं किताब पकड़ रहा हूँ तो दिख रहा है। नहीं सर, दिख रहा, आपके हाथ दिख रहे हैं सिर्फ। सर आपके बैकग्राउंड चेंज कीजिए, फिर ओरिजिनल बैकग्राउंड में दिखेगा। खैर वो बाद में मैं फोटो डाल दूंगा। हाँ, अभी मेरा पूरा डिलीट है, इसमें सिस्टम चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि वहां से एसिटाइल कोलाइन अपना काम करने के लिए भी वहां से, यानी कि मानो कि मैं एक मस्कुलर जंक्शन हूँ, मस्कुलर जंक्शन में ये मसल्स है, ये मसल्स है, मसल पे यहाँ पर साइनैप है, साइनैप क्लिप है, ये समझो सफेद वाली, ये एक्सॉन है और ये साइनैप है, और इसके बीच में डिस्टेंट है। मगर इस सफेद के अंदर, ये नखून के अंदर, ये नखून मानो कि बड्स है उसके एक्सॉन के साइनैप है, उसके अंदर जब तक कैल्शियम नहीं जाता ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज नहीं करेगा। जैसे एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा, उसका भी निकोटीन रिसेप्टर उसको पकड़ेगा, जरूर रिसीव जरूर करेगा, मगर वहां पर एक दूसरा एंजाइम आएगा जो उसको स्लिप्ट करेगा और उसके बाइफ्रिकेशन करेगा, 2 भाग करेगा, अलग अलग, कोलाइन अलग करेगा, एसिटाइल अलग करेगा, एसिटाइल निकोटीन को जुड़ा रहेगा, कोलाइन रिटर्न एक्सॉन के साइनअप में चला जाएगा। जैसे ही इधर कोलाइन निकल गया, एसिटाइल ने वाइब्रेशन दिया या इंपल्स दिया सार्कोमेयर में यानी कि फाइबर के सार्कोमेयर यानी साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, तो यहाँ
मसल्स के फाइबर को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। तो वहां से यानी कि फाइबर यानी कि मसल्स के सेल के प्लाज्मा को सार्कोमेयर कहते हैं। उसी में एल ट्यूब होता है। तो एल ट्यूब जो है वो क्या करती है? देखो, नहीं फोटो तो नहीं दिख रहा है ना यार, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज मैं करना था। मैं 3 दिन बहुत बिजी था। मेरे पास बहुत समय ही नहीं था। आप बोलोगे चलेगा, बहुत समय नहीं, जरा भी समय नहीं था मेरे लिए, ही समय नहीं था। वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। तो उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को एल ट्यूब। जो एल ट्यूब है सार्कोप्लाज्मिक, वो रिलीज करेगा कैल्शियम, और वही कैल्शियम जैसे रिलीज करेगा, ये आपको जो चित्र में दिखाया है ये कंडीशन होगी। अब जाके आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 4 सेकंड का वो कालावधि होता है, और रिलैक्स होने का 5 सेकंड। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्टिव प्रोसेस है, और जब रिलैक्स होता है वो पैसिव प्रोसेस है। क्या कहा? यहां पर एटीपी लगती है। क्या लगती है? एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट जब आता है तो उसमें से एक फॉस्फेट या एक जो ट्राई है उसमें से एक यूज होता है। देखो, ग्लूकोज अकेला कहीं भी मूव नहीं कर सकता। मूव मतलब हमारे बॉडी में से फ्री नहीं फिर सकता। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें कैरियर है, जैसे प्रोटीन मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पर ग्लूकोज से एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन के साथ में उसको फॉस्फेट से अटैच होना पड़ता है। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले 6 नंबर में अटैच होता है। जो फॉस्फेट है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, वो इतना हमारा स्टडी हमें नहीं सिखाना है। मैं खाली जो बता रहा हूँ वो सुनो। जैसे हमारे 125 डाइड्रोक्सी में गुरुजी बोलते हैं ना, लीवर में जाके पहले पहले जॉइंट पे या पहले मुख्य द्वार पे कैल्शियम जॉइंट होता है, और किडनी में 25वें दरवाजे पे वो जॉइंट होता है। उसी तरह ग्लूकोज फॉस्फेट जो है वो 6वें में पहला ज्वाइंट होता है, और फिर पहले में। मगर जो 6वें में ज्वाइंट नहीं होगा तो ग्लूकोज यूज नहीं होगा, ग्लूकोज से एनर्जी बन नहीं पाएगी। समझ में आया? मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस सिखाया है लास्ट टाइम सिखाया। मैं बार बार वही सिखाते रहूंगा, तो हम यही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से वहां पे पहले तो 3 बार ये जो एटीपी से एडीपी बनता है। अब देखो, यूज करने के लिए ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद ग्लूकोज के 3 कार्बन अलग होते हैं और दूसरे 3 कार्बन अलग होते हैं। 6 कार्बन से ग्लूकोज बनता है। अब ये 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे मालूम है? पायरुवेट। जो हम न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं पायरुविक एसिड, पर एक्चुअली उसको बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड इज अ नेम, एक ही है। यानी कि किसी का पेट नेम है और किसी का फुल नेम है। ठीक है, मैं बोलूंगा आई एम सुधाकर, ठीक है। आई एम सुधाकर आरोलकर, वो भी ठीक है। आई एम सुधाकर मनोहर आरोलकर, ये मेरा पूरा नाम हुआ। आप समझ में?
तो ये पायरुवेट यानी कि उस ग्लूकोज के 2 पार्ट हो गए। हम आगे जब हमारा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा तब उसमें लीवर आएगा, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस ये सारा, फिर उसमें क्रेब साइकिल और ये हम आपको बताएंगे। और आपका एनाबॉलिक यानी कि मेटाबॉलिज्म में आएगा ये सारा। तो उसमें आएगा एरोबिक और एनारोबिक के तरह से एनर्जी एटीपी बनती है। पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि एटीपी पहले खर्च करनी पड़ती है, फिर एटीपी मिलती है। समझ में आया? जैसे एक वन बिजनेस है, तो पहले कुछ पैसे लगाओ, फिर बहुत सारे पैसे कमाओ। तो पहले 3 एटीपी खर्च होती है और फिर मिलती कितनी हमें? 28 एटीपी और 36 एटीपी मिलती है। वो कैसी है बाद में उसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले ये याद रखिएगा, अब यहाँ पर बिना एटीपी ये कोई काम नहीं होने वाला। ये सारा एक्टिव प्रोसेस है, मगर जब से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब एटीपी का काम खत्म हो गया, अब पैसिव की तरह वो रिलैक्स होगी। आप उसे रिकॉइल बोल सकते हैं, रिलैक्स होगी। आपको समझ में आया? हमारे शरीर में बहुत सारी कार्य एक्टिव और पैसिव से होते रहती है। समझ में आया? अच्छा, इसमें भी आपके शरीर में मॉलिक्यूलर पंप जिसे बोलते हैं, आयनिक पंप। आयनिक पंप क्या है इसमें ये करने के लिए? सोडियम पोटेशियम। क्या कहा मैंने? सोडियम पोटेशियम। मैंने सेल के बारे में समझाया आपको उसी टाइम। सोडियम पोटेशियम में सोडियम जब सेल के अंदर जाएगा और पोटेशियम सेल के बाहर आएगा, मगर जब देखो सोडियम प्लस आयन है, यानी कि एनायन है, बराबर है। और ये भी, तो ये जब अंदर जाएगा सेल के अंदर सोडियम, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा सेल के अंदर, और पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट या इंट्राटिशियल फ्लूइड में आएगा, तो उधर निगेटिव चार्ज होगा। मगर अब पोटेशियम भी पॉजिटिवली है, तो 3 सोडियम बाहर आएंगे सेल से और 2 पोटेशियम सेल के अंदर जाएंगे। मगर सेल में बहुत सारे ऐसी प्रोटीन पड़ी है, क्या कहा? जो निगेटिव चार्ज है। तो पोटेशियम पॉजिटिव होने के बावजूद भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा और सेल के बाहर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अच्छा, तो आप बोलेगे अगर एक बार 3 सोडियम के आयन बाहर निकल गए, ऐसा बार बार होगा तो सेल के अंदर से सोडियम निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक आपने देखा है वीआईपी गेट होता है, अलग से पिछले डोर से कोई वीआईपी आया तो ज्यादा लाइन में नहीं खड़ा रहे, पीछे के दरवाजे से। तो वैसे स्पेशल चैनल भी होते हैं जो सोडियम को ले लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बगैर, जिसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर पैसिव आपको मैंने सिखाया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। तो ये इसीलिए मैं आप पे बहुत सारा फोर्स कर रहा था कि पहले सेल अच्छी तरह से सीखो, टिश्यू अच्छी तरह से सीखो, आगे तो आप यू सीख जाओगे, क्योंकि फंक्शन तो करना है सेल ने, सारी एक्टिविटी होनी है सेल ने। अब ये एक्सॉन का जो साइनअप है, एक्सॉन इज अ वन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का बॉडी ऊपर है जो न्यूक्लियर पार्ट है, या डेंड्राइट लगे हुए हैं। और एक्सॉन, अच्छा ये बनेगा कहाँ? ऊपर ही बनेगा। उधर से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आएगा। कहाँ से आएगा? सेल बॉडी में से एक्सॉन को। पर बना के रखे कहाँ है? सेल एक्सॉन के साइनअप में। रिलीज कैसे हो रहे हैं? आज आपको मालूम पड़ा होगा कि जब तक कैल्शियम नहीं जाएगा एसिटिल कोलाइन रिलीज नहीं होगा।
जैसे एसिटिल कोलाइन बाहर आएगा तो निकोटीन उसको कैच करेगा, रिसीव करेगा, मगर उसको भी बाइफ्रिकेट करेगा। एक एंजाइम आता है वो उसको स्लिप्ट करेगा, यानी कि तोड़ देगा, दो भाग करेंगे, कोलाइन अलग और एसिटाइल अलग। एसिटाइल इंपल्सेस जाएगी आपके मसल्स में और उसी टाइम सार्कोमेयर, एल ट्यूब जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एल ट्यूब बोलते हैं, जो सार्कोमेयर में यानी कि सेल के प्लाज्मा में है। सेल कौन सा? फाइबर। कौन सा? मसल सेल। मसल सेल्स को फाइबर कहा गया। वो एक फाइबर का मतलब एक सेल है। अच्छा, उसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोलस ज्यादा होते हैं या न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होते हैं। आगे दे चलते हैं तो ये होता है कार्यक्रम पूरा। तो हम अभी धीरे धीरे कौन से टिश्यू में जाने वाले हैं? ब्रेन टिश्यू हमारा चौथा। मगर उससे पहले ये मसल्स का कार्यक्रम समझ लो। आपको ये फाइनल समझ में आया? अच्छा, इसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड। मसल जब 20 मिनट कार्य करती है तो उसका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? क्रिएटिनाइन। हम जो किडनी में देखते हैं ना, क्रिएटिनाइन नहीं इतना बढ़ गया, अब किडनी खराब हो रही है, ध्यान देना। इसलिए किडनी पेशेंट को ज्यादा चलने की अनुमति नहीं होती। दूसरी बात, अगर वो ज्यादा चलेगा तो वैसे ही थक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है न्यूरोथेरेपी में या मेडिकल साइंस में हमारे बॉडी का मैक्सिमम जितने भी फ्लूइड्स है वो मैक्सिमम ऐसी अल्कलाइन साइड है। हमारा ब्लड स्वयं, हमारा जो ब्लड मुख्य पार्ट है जो पूरा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो टोटली अल्कलाइन साइट है। वो उसका पीएच कितना है? 7.35 टू 7.45। मगर सेल्स का जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका पीएच कितना है? अप टू 7, बिलो 7, 6.9, यानी कि एसिडिक है। और जितना भी प्रोडक्ट आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट आता है, वो क्या आता है सेल से? पूरा कैल्शियम क्या होता है? एसिडिक होता है। ये याद रखिएगा, उनका प्रोडक्ट एसिडिक आता है। या वो कौन सा आता है? तो वो एनर्जी बनाता है, यूज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में बढ़ा है, ब्लड लेवल में बढ़ा है, तो वो एसिडिक साइड जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिस्पिरेटरी एसिडिटी या रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस बोलना सही होगा, एसिडिटी बोलना सही नहीं होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड लेवल में बढ़ेगी तो भी एसिडोसिस ही कहा जाएगा, मगर उसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और हाइड्रोजन आइटम की संख्या या उनके नंबर्स अगर ब्लड लेवल में ज्यादा हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि उसमें किडनी डैमेज है। किडनी हाइड्रोजन आयन को यूरिन थ्रू रिमूव नहीं कर रही है, एक्सक्रिएट नहीं कर रही है। तो ब्लड में अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, समझ में आया? ब्लड में अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ गए या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया इसका मतलब एसिडोसिस की ओर है, मगर उसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। और हाइड्रोजन आयन अगर ब्लड लेवल में ज्यादा है तो उसको बोलोगे आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक आता है कीटोजेनिक एसिडोसिस, उसको बोलते हैं डाइबोकीटो एसिडोसिस। वो डायबिटीज वाले पेशेंट को होता है। और जब ये एसिडोसिस की कंडीशन में आते हैं, थोड़ा फ्रैक्चर होते रहते हैं, इसी टाइम में मैंने 3 महीने में एक बार
क्लास खत्म होने को वाला भैया, आप अभी आ रहे हैं ऐड होने के लिए। हाँ? तो ये बाद में हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम आएंगे तो एसिडोसिस, उससे पहले आपको सिखाएंगे, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाना जरूरी है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, कोई बात करे मुझसे? हाँ जी सर, जी सर। समझ में आ रहा है ना आपको? खाली Yes, sir. एसिडो, ये न्यूरोथेरेपी में कुछ ऐसी थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग है, बस एसिडोसिस 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 चल रहा है। पर एसिडोसिस 5 टाइप के है, मुख्य 3 है। एक पार्शियली एसिडोसिस है और एक पार्शियली अल्कोलोसिस है। तो अल्कोलोसिस तब होगा, लीवर तब होगा जब ब्लड लेवल में बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स कम होगा। तो क्या हो गया? अल्कोलोसिस हो गया। आपको समझ में आ रहा है? जवाब दो मेरे को। हेलो, या सब चले गए क्या? हाँ जी सर, नहीं सर, नहीं है जी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अभी हम थोड़ा एक बात जाते, अभी हमारा ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया। इसकी जो सारी बीमारियां हैं, एक फैटिग है, उसके लिए गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाई हुई है लैक्टिक एसिड। मगर फैटिगनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। डू यू गॉट इट? सभी लोग को मालूम पड़ा? फैटिगनेस का कारण बहुत सारे कॉजेस है, जरा ध्यान दो। कॉजेस ऑफ एक सेकंड, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कॉजेस ऑफ फैटिक लैक्टिक एसिड, सॉरी फैटिक के लिए जो कॉज है उसमें एक क्या है? जब ये एसिडिल कोलाइंस अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो मसल्स, मोटर जो इन प्लेट है, काम नहीं करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक लाइक लैक्टिक एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड, अगर मसल्स के जो फाइबर्स है या मसल्स में उनकी लेवल बढ़ गई तो भी फैटिक होना है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन लाइक अ ग्लाइकोजन, तो भी फटीग या फैटिक होना है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये कारण है फैटिक, मसल फैटिक होने का। अगर मसल फटीग होता है तो खाली लैक्टिक एसिड के कारण नहीं, जैसे हमारे न्यूरोथेरेपी में एक कॉज बताया है, कोई पहली बार ही 4 माला 10 माला चढ़ जाता है या पहाड़ चढ़ जाता है, फिर दूसरे दिन उसके मसल्स थाइस के दर्द होते हैं, जाम होते हैं, या कोई जीवन में पहली बार या तो पहले उसने एक्सरसाइज की है, छोड़ दी है, समझो 6 महीना साल भर छोड़ दी है, और फिर जाके वो दंड बैठक पेलता है, तो उसको वहां पर केवल लैक्टिक एसिड ही नहीं, जो बताए इनमें से कुछ भी डेफिशिएंसी है तो वो स्टिफनेस आता है। तो हमें अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है, ध्यान दीजिए, कल पूछोगे क्या देना है, मैं नहीं बताने वाला हूं। सब सुन रहे हैं? आवाज दो, जी सुन रहे सर, हैं? जी सर, हाँ, जी सर। हाँ। जी सर। तो इसके लिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन, सुपर एथ्रो, लैक्टिक एसिड, सुपर एथ्रो, फॉलिक एसिड, ध्यान दो, और आरबीसी या B12 विटामिन या मल्टीविटामिन दे दो, तो आपको रिजल्ट 100 ट्रीटमेंट के जगह 10 ट्रीटमेंट में मिलेगा। अगर आप थ्रू वे से जाओगे तो ही काम होगा। और इसके अलावा ये सब कुछ देखना है कि वो
अस्थमिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी बातें देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कौन सी बातें देखनी जरूरी है। उस पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट क्या बीमारियां हैं, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, उसके साथ में उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है गोली ले रहा है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है गोली ले रहा है, हार्ट का पेशेंट है इकोस्प्रिन ले रहा है, मानो उनकी मेडिसिन चालू है, और फिर बोलेंगे अरे नहीं नहीं मेरे को तो बैक में पेन है, नेक में पेन है। ना ना ना, वो न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं पा रहा है, स्पैज्म है। अब ना जाने कितने घिसाइया दे रहे हो। अच्छा, घिसने के बाद अच्छा लगता है, घिसाई इज नॉट अ ट्रीटमेंट, घिसाई इज अ टेम्पररी रिलीफ, दैट इज यू डूइंग द पैसिव ट्रीटमेंट। जैसे फिजियोलॉजी में, फिजियोथेरेपी में पैरालिसिस पेशेंट का हाथ है ऐसा मारा जाता है, ये किया जाता है ऊपर नीचे, ये दैट इज द पैसिव। आप उसको पैसिव जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब करोगे तो लूज रहेगा, आपका एक्सरसाइज हो गया 1 घंटे भर में, फिर वो टाइट होगा। अगर आप एक्टिवली उसको चार्ज करोगे, एक्टिवली उसको एक्टिव करोगे, तो फिर आप जाने के बाद भी उसका काम होते रहेगा। और कुछ सवाल पूछने इसमें, तो हम अगली बार आपका स्मूथ मसल चालू करेंगे। आपका ये समझ आपको मालूम पड़ रहा है? कुछ पूछना है सर सवाल? प्लीज सर एक बार ये ट्रीटमेंट अभी बताया दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज सर। कौन सी ट्रीटमेंट? जो मसल्स में बुरके बन जाते हैं उसका ट्रीटमेंट अभी बताया आपने। मैंने कहा तो पहले ऑक्सीजन देना है। हाँ जी। अच्छा, मैंने इसी लेक्चर में सिखाया आपको एसिटिल कोलाइन खाली 15-15 दिन से काम नहीं चलेगा। उससे जी पहले गैस 4 गैसाई देना है, जी 4 गैसाई 3 वाला देना है फॉर ओके ओके ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब। फिर उसके बाद देना है आपने 3 गोल 7 लीवर मैग्नीशियम, और फिर जी देना 125 डाइड्रोक्सी। उसके बाद जी एसिटाइल कोलाइन 15 मेडुला इनटू 2 ट्रीटमेंट्स। जी उसके बाद देना है आपने ऑक्सीजन, सुपर ओके एथ्रो, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन और साथ में माइल्ड एसिड, या ये एप्रिन दे दो, काम कर लेगा। अब ये सब आपने देखना है। क्या देखना है? अगर इकोस्प्रिन ले रहा है तो आप माइल्ड एसिड दो, ऐसे कोई ब्लड थिनर गोली नहीं ले रहा है तो ये एप्रिन भी दे दो माइल्ड एसिड के साथ में। समझ में आया? ओके सर। सर हाँ, अभी आपने 4 गैस है, 3 पॉइंट, 3 गाल 7 लीवर, 125 डीसीसी, 15 मेडुला, 2 ट्रीटमेंट। उसके बाद आपने 4 पैरा बोला था, वो किस लिए हाँ, बोला था? 4 पैरा इसलिए बोला था अगर 125 डाइड्रोक्सी देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है हाँ तो आप डायरेक्ट थायराइड पैराथायराइड को स्टिमुलेट करो, 4 पैरा देंगे तो कैल्सिटोनिन आएगा कैल्शियम के लिए, क्योंकि थायराइड ही कैल्सिटोनिन भेजेगा ना। ओके, तो सिर्फ 4 पैरा देना है उधर। हाँ, क्योंकि डाइड्रोक्सी बार बार नहीं देना है, हम्म। तो 4 पैरा दे सकते हो आप। पर यह देखना है कि पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, क्या है। नहीं तो आप, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन होता है तो इसको देखना पड़ता है। ये ओके उसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वाकई में ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है ना अभी फिलहाल। ये उस वक्त का आपका डायग्नोस या उस वक्त आपकी समझदारी ही काम करेगी। मैंने तो बताना था, मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन आज तो मैंने आपको बहुत ज्यादा एडवांस दे दिया। 4 पैरा से क्लॉट भी वो टूट सकता है ना उधर का। हाँ, मैंने क्या कहा, हाँ ये मैं नहीं बोल सकता कि 4 पैरा से क्लॉट टूटेगा। अगर ब्लड लेवल में कैल्शियम बढ़ गया तो क्लॉट और जाम हो सकता है।
मैंने कहा उस पेशेंट की फ्रीक्वेंसी देखो, वो पेशेंट की जो जेनेटिक है या उस पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है। समझ में आपको? खाली यही नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि हम क्लिनिक खोल के बैठे हैं, डॉक्टर बन के बैठे हैं। मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता, मगर जब तक आप ये नहीं सीखोगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आप कैसे दौड़ोगे? कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या यूज करना है? और उस वक्त वो पेशेंट नहीं होगा तो मैं क्या करूं? ओके सर। सर और कुछ? एंजाइम का नाम है एसिटिल कोलिन एस्टेरेज। यस, एसिटिल एस्टेरेज, जो एसिटिल कोलिन को स्लिप करता है, उसके डिवाइड कर, 2 भाग कर देता है। एस्टेरेज याद रखो, एसिटिल कोलिन एस्टेरेज। थैंक यू। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ यार, आज तो बहुत खुशी में हो तो भूल गया हूँ, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा तो ही हुआ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, जी सर, सर, नमस्कार नमस्ते। बोलिए। सर। पिछली बार आपने बोला था B12 का बताएंगे। क्या B12 का बताएंगे? B12 अपना फॉर्मूला आपने कहा था ना। मेरा B12 फॉर्मूला किधर है? गुरुजी का B12 फॉर्मूला है। सर लास्ट टाइम आपने बोला था मैंने अपना एक B12 का नया फार्मूला बनाया है, B12 का तो मेरा कोई और फॉर्मूला नहीं है। आपने बोला था कि मैं अगली बार ही बताऊंगा। बी कॉम्प्लेक्स शेयर का। सर। हाँ बोलिए। सर वो प्लीज बी शेयर कॉम्प्लेक्स है, B12 नहीं, बी कॉम्प्लेक्स है। मैंने ये कहा कि B12 का मैंने कोई क्यों बनाया नहीं, बी कॉम्प्लेक्स का बनाया। बी B12 का तो कॉम्प्लेक्स गुरुजी बी का हाँ ऑलरेडी है, बी मैंने कॉम्प्लेक्स ही बी होगा फिर। कॉम्प्लेक्स का बनाया। तो आप मेरे को क्योंकि जो मैंने चीज की नहीं तो मुझे तो याद रहेगी ना कि मैंने की नहीं है। और बोलिए। बी कॉम्प्लेक्स ही बता दीजिए सर। डाल दूंगा मैं इसमें, ग्रुप में डाल दूंगा। आगे बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर ये जैसे कीड़े ने काट दिया ना, कीड़े ने पता नहीं किसने काट दिया तो स्वेलिंग आ गई है हाँ स्वेलिंग आ गई है और रेड रेड हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया था ना कि एडीआर ट्रीटमेंट ले लो। हाँ 30 मेडुला 6 AR। हाँ ले लो। 30 अच्छा मेडुला एक ही बार लेना, बाद में नहीं लेना, बार बार एडीआर ही लेते रहो। अच्छा, कितना टाइम लेना है सर? एक बार ज्यादा से ज्यादा 2 बार एडीआर लेना है। हाँ जी फिर दिन में 2-3 बार ले सकते हो, 2-2 घंटे के बाद। तुरंत ठीक है। एडीआर नहीं लेना है। हाँ जी सर, तो रेडनेस भी बहुत हो रही है वहाँ पे, रेड रेड हो रहा है इचिंग सर टाइप का। तुरंत ये तुरंत लेके यदि लेते हैं सर 2-2 3-3 मिनट में या 5 मिनट में, तो उससे क्या क्या? हो सकता है सर? नहीं, ये तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता, पेशेंट पे डिसाइड है ना। अगर मान लो हीमोफीलिया पेशेंट है जिसका फैक्टर 8 नहीं है, हाँ मिसिंग है, और आप उसको हेपरिन पे हेपरिन दे रहे हो तो इंटरनल ब्लीडिंग होके मर जाएगी वो, पॉसिबिलिटी है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, वैसा नहीं होता है। फीडबैक सिस्टम है हमारी बॉडी में। अगर फीडबैक सिस्टम में भी डिफिकल्टी है या उसमें भी डिफॉर्मिटी आ गई है या कुछ हर्डल आया है तो फिर तो बेड़ा गर्द हो गया। इसीलिए पेशेंट को समझिए। आगे बोलिए। आगे बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर आपने बोला था कैल्शियम एक्सॉन के सिनेप में जरूरी होता है उसके। वो इंटर होगा, होता नहीं है उसमें। वो जब इम्पल्सेस आती है एसिटिल कोलाइन को रिलीज करने की जरूरत, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेज देती है। समझ में आया? तो तो एक्सॉन उधर पे सर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो आपने बोला था 125 DCC या कैल्शियम की जरूरत पड़ती है,
उधर पे हाँ। सर B12 की भी जरूरत पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, वहाँ B12 की आवश्यकता नहीं। B12 वेयर एंड टेयर के लिए लगता है। मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, या मसल्स को हेल्दी बनाना है, या मसल्स का सेल्स का डुप्लीकेशन करना है, किसी भी शरीर के सेल को की प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो B12 फॉलिक एसिड की जरूरत लगेगी। अच्छा, वैसे ही नहीं है। अच्छा, ये जो सेल है हमारा, जो एपिथेलियम है, वो विटामिन ए, सी और ई लगेगा। कनेक्टिव टिश्यू में B12 लगेगा, फॉलिक एसिड लगे। फॉलिक एसिड यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के लिए, हर टिश्यू को बनाने के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, मगर जनरली पूरी बॉडी में। क्योंकि सेल का, बात सुनिए, सेल का अगर सेल टूट रहे हैं तो क्यों टूट रहे हैं? किसी इंफेक्शन के कारण, कोई मार रहा है, या ऑटो एंटी बन के मार रहा है, या उसकी जो फ्राजाइल, उसकी जो कवर है वो फ्राजाइल हो गई है, या उसको नाजुकपना आया है, तो उसको पूरी तरह अपने आप में सक्षम नहीं है पूरे सेल को कवर करके रखे, सेल मेम्ब्रेन्स। तो उसके लिए गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाया है 30 मेडुला, मगर मैं उसको साथ में जोड़ रहा हूँ 30 मेडुला B12 ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो आपकी मेम्ब्रेन्स बड़ी, जैसे मैंने साइनोसिस बोला, इंजेक्शन दोगे तो काले धब्बे होंगे, उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत बेटर है, 30 मेडुला और B12। आगे ठीक है सर, थैंक यू। चलो, गुड नाइट, जय गुरु।